नमस्कार बच्चों, आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के लिए कृषि प्रबंधन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो आपका पहला अध्याय है उसके बारे में। तो आपको रेगुलर है वो क्लासें मिल जाएगी चैनल पे। आज से हमने क्लासें स्टार्ट कर दी है, तो आप रेगुलर देखिए। हम आपको पूरा कोर्स है वो करवाएंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ आपके जितने भी पेपर होंगे वो पेपर भी आपको बताए जाएंगे किस तरह आपको एग्ज़ाम में पेपर हल करना है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज की जो क्लास है फर्स्ट क्लास वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है 8th क्लास के विद्यार्थियों के लिए। और सबसे पहले जो शुभारंभ किया जा रहा है चैनल की ओर से वो 8th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम पहला अध्याय आपका पढ़ने वाले हैं। तो पहला अध्याय है आपका वो फसल के रिगार्डिंग है, फसल मैनेजमेंट कृषि प्रबंधन। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले जानेंगे कि मेन जो पॉइंट है आपको कौन कौन से हैं वो पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे फसल एवं उसके प्रकार, कृषि पद्धतियाँ, राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें और फसल पर्यावरण। यहाँ से इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो आपका 5 नंबर का प्रश्न है वो यहाँ से बनता है। ठीक है, तो आपको 5 नंबर बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे। आप रेगुलर स्टडी करते रहिए हमारे साथ। बाकी आपको इन सब की PDF फाइल मिल जाएगी। इसके लिए आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको PDF फाइल मिलेगी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे फसल एवं उसके प्रकार। अब फसल एवं उसके प्रकार के बारे में हम बात करें तो हमने पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि सभी जीवों को अपनी वृद्धि, विकास और जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि हम जो भोजन की आवश्यकता पूरी करते हैं उसके लिए हम फसल का उत्पादन करते हैं। फसल के उत्पादन में जैसे गेहूँ, जौ, चना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है और भी बहुत सारी होती है। इन सबको अलग अलग जो कृषि है, फसलें हैं, उनमें डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपने पढ़ा है, एक तो होता है आपका रबी की फसल होता है, एक होता है आपका खरीफ की फसल, एक होता है आपका जायद की फसल। यहाँ पे रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आती है, खरीफ की फसल में कौन कौन से आते हैं और जायद में क्या क्या आते हैं, ये सारे चीज़ें हमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, इन्हीं में से आपका प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताऊँगा जो कि आपके काम आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें सबसे पहले आपको बताया गया है कि कृषि प्रबंधन क्या होता है, भारत में इसकी क्या स्थिति है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है जो कि आपके बेसिक जानकारी के लिए है। तो ये ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। हम बात करेंगे यहाँ पे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी, जिससे कि आपको क्या होता है कि समझ में भी आए चीज़ें क्या होती है और एग्ज़ाम में आपके वो काम भी आए। यहाँ पे देखिए आपको एक सारणी दी गई है पादपों के सामान्य जानकारी। पादप का नाम आपको दिया गया है, सामान्य उगाए जा सकने वाले स्थान बताए गए हैं, फसल प्राप्त करने की अवधि यहाँ पे बताई गई है। अब फसल की जो अवधि है वो बात करें तो ऋतु के आधार पर चलती है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। आपको पता होगा ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु बरसात, और एक बरसात तो गर्मी में आ जाती है खैर, ठीक है, और एक होती है आपकी जो बरसात वाली। ठीक है, 3 हो गई आपकी, सर्दी, गर्मी और बरसात। अब यहाँ पे देखिए आम है, खेत के किनारों पे इसके पेड़ लगाए जाते हैं। कई वर्षों तक प्रतिवर्ष निश्चित समय पर इसकी जो फसल है, मतलब इसमें जो आम लगते हैं वो आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपको दी गई है, इनको आपको पढ़ना है। इनका भी स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे इसके बाद में कि इसमें किस प्रकार से कार्य होता है। यहाँ पे देखिए अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें भोजन में काम आने वाले पादप अपेक्षाकृत कम भूमि पर उगाए जाते हैं, जबकि मुख्य रूप से भोजन की पूर्ति में काम आने वाले पादप भूमि के बड़े भाग पर उगाए जाते हैं। ये आपका एक प्रश्न था कि फसल किसको कहते हैं, फसल किसको कहते हैं, तो यही इसका आंसर आपको यहाँ पे इस लाइन में दिया गया है कि एक बड़े भूभाग पर, भूमि के एक बड़े भूभाग पर काफ़ी सारे पौधे लगाकर अगर अपन उनको उगाते हैं और उनसे जो भी फल फूल प्राप्त करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, उक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव व जंतुओं के लिए भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निश्चित समय अंतराल पर उगाई जाने वाली फसलीय पादप कहलाती है। ठीक है, हो चुका ना क्लियर। बस यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप अपने शब्दों में अगर एग्ज़ाम में लिखते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें और अपने हिसाब से उसको लिखने की कोशिश करें। ये पूरा हो चुका। अब यहाँ पे देखिए एक निश्चित ऋतु में उगाई जाने वाले पादपों को सामूहिक रूप से फसल कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे जब एक ही प्रकार के पादप
भूमि के बहुत बड़े भाग में उगाए जाते हैं दोस्तों फसल कहते हैं। ये लाइन आपको यहाँ पे मिल गई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अपने आसपास के क्षेत्र में बोए जाने वाले पादपों के समक्ष निर्धारित कॉलम में उनके बोए जाने की ऋतु एवं बोए जाने से लेकर कटाई तक की जो अनुमानित समय सीमा है वो यहाँ पे दिखाई गई है। ये आपको यहाँ पे बढ़ना है। जैसे कि गेहूँ है, मौसम जिसमें फसल प्राप्त होती है सर्दी या गर्मी या बरसात, वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करना है। जैसे कि गर्मी में होती है तो गर्मी लिख देंगे आप, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है गेहूँ और मार्च अप्रैल में वो काट ली जाती है होली के आसपास। बस ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये पूरा यहाँ पे देखिए कौन कौन सी फसल होती है। सबसे पहले आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी, गेहूँ की फसल होती है, जौ, मक्का, लौकी, ज्वार, बाजरा, मोठ, सरसों, तिल, तरबूज। अभी आप देख रहे होंगे गर्मी में क्या आ रहा है, तरबूज आ रहे हैं, खरबूजे आ रहे हैं। ये किस में आते हैं, ये आपके आते हैं जायद की फसल में। जो बरसात के आसपास, अब बरसात का मौसम होने वाला है तो उससे पहले जो आती है फसल वो आपकी आती है जायद की फसल में। यहाँ पे देखिए सारणी जो आपको दी गई है, अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि कई फसलें गर्मी, कई सर्दी और कई बरसात की ऋतुओं में बोई जाती है। यही हमने बात की अभी। फसलों का जीवन काल भी भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, और उगाई जाने वाली फसलों के ऋतु का आधार पर भी इसको सूचीबद्ध किया गया है। अब यहाँ पे देखिए ऋतुओं के आधार पर कितने प्रकार की फसलें होती है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। ये इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आपको मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरह के प्रश्नों को अच्छे से देखना है, किन प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। आपके पास बुक होगी, नहीं है तो आप बुक परचेज कर ले और इसमें आप पेंसिल से टिक करें, पेन से ना करें, पेंसिल से टिक करें, ठीक है। फसलों के प्रकार, अब यहाँ पे देखिए फसलों के प्रकार, ये प्रश्न आपका बनता है कि फसल के कितने प्रकार होते हैं। ऐसे के ऐसे प्रश्न आता है आपका, रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल और जायद की फसल, जो कि अभी पहले ही हमने बात कर ली है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि रबी की फसल क्या है, खरीफ की फसल क्या है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको बुक में एक एक चीज़ है वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से दी गई है। यहाँ पे देखिए रबी की फसल ये अक्टूबर से फरवरी के मध्य फसल होती है, जो गेहूँ, जो चना, मटर, सरसों ये होती है। अब आपको ये प्रश्न अच्छे से याद होना चाहिए, रबी की फसल का, खरीफ का और जायद का। इसमें से आपका 100% एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है, हर बार बनता है। तो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, रबी की फसल। अब रबी की फसल आपने यहाँ पे पढ़ा, इसमें अपन ने देख लिया। इसके बाद देखेंगे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जून से सितंबर के मध्य की फसल होती है, जैसे ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द आदि। तो खरीफ की और रबी की में आप इस प्रकार से अंतर कर सकते हैं कि जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे ज्वार मोटा अनाज है, मक्का भी मोटा होता है, मूंगफली भी मोटी होती है, तिल थोड़े उसमें तेल निकलता है, ठीक है, सरसों में भी निकलता है। बस सरसों को अलग कर दो, इसके बाद इसके अलावा जो भी तिलहन है वो सारे खरीफ की फसल में आते हैं, है ना। अब यहाँ पे बात करेंगे जायद की फसल। ये मार्च से जून, अभी देखिए जून मई चल रहा है तो मई जून तक अभी ये चलेंगे ये चीज़ें। कौन कौन सी, खरबूजा चलेगा, तरबूज, काकड़ी, लौकी, ये सब चीज़ें, है ना। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए इनको अलग अलग आधार में भी बांटा गया है। यहाँ पे देखिए उपयुक्त फसलों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनाजी, गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि, ये क्या है, अनाज है। इनसे रोटी और दलिया का निर्माण होता है। अब दलिया बनाते हैं गेहूँ का, जौ का, इस तरह से बनाते हैं, मक्के का, ज्वार का, रोटी भी बनाते हैं। आपने खाई होगी, शादियों में, पार्टियों में खाई होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है। दलहनी, अरहर, मूंग, चना, मसूर, उड़द, ये दालें हैं। दलहनी मतलब दाल, तो ये सब दालें हैं। तिलहन, तिलहन का मतलब जिनसे तेल भी निकाला जाता है, तो मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन, अरंडी, इससे सबसे क्या निकलता है, तेल। इस तरह से आपको इनको याद करना है। यहाँ पे देखिए मसाले, मसाले की बात करें तो मसाले के लिए देखिए 4 नंबर का सेक्शन, मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा, हल्दी, मसाले। तो सबसे पहले मसाले कहाँ पे होते हैं राजस्थान में, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे होते हैं, बारां में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, बारां में। फल और सब्जियाँ, आम, बेर, मौसमी, माल्टा, भिंडी, लौकी, गोभी, टिंडा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके फल में और सब्जियों में आती है। जैसे आम हो गया, बेर, मौसमी, माल्टा, ये तो क्या है आपके फल है। बाकी यहाँ पे क्या है, सब्जियां हैं। अन्य औषधियाँ, चारा, औषधि चारा इसको बोलते हैं अपन। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेती की तैयारी से लेकर तैयार फसल को
मंडी में बेचने के लिए ले जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। तो ये प्रश्न आपके आ सकता है क्योंकि पहला चैप्टर ही इस पे है कि फसल उत्पादन है वो किसको बोलते हैं। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि किसान फसल उगाने के लिए जो कार्य करता है, फिर उसको कटाई करता है, फिर उसको मंडी में ले जाता है और उसको बेचता है, तो ये पूरी प्रोसेस क्या होगी, फसल उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कृषि की अलग अलग जो विधियाँ हैं वो यहाँ पे बताई गई है। किसी फसल का उत्पादन करने के लिए किसान को कई प्रकार के क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको स्कूल जाते हैं, अब स्कूल जाते हैं तो आपको स्कूल में पढ़ने के लिए बैग भी ले जाना पड़ेगा, पेंसिल भी ले जाना पड़ेगा, पेन भी चाहिए, पानी की बोतल भी चाहिए, टिफ़िन बॉक्स भी चाहिए, तो सारी चीज़ें चाहिए। इसी प्रकार फसल का उत्पादन करने के लिए आपको बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए वो आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले खेत, ये आपका खेत है, इसमें मिट्टी को तैयार किया जाता है। आपने देखा होगा हल जुताई करते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है। फिर बुआई, बुआई का मतलब उसमें जो बीज है वो बोया जाता है, खाद और उर्वरक उसमें डाला जाता है। सिंचाई करना, सिंचाई का मतलब उसमें पानी डाला जाता है जो कि फव्वारा पद्धति से होता है, कहाँ पे जैसे कि नहरों द्वारा होता है, ठीक है। तो अपने अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। फसल की सुरक्षा करना, सुरक्षा करने के लिए उस पर कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती है जिससे कि कीड़े ना लगे और उसकी सुरक्षा की जाती है। फिर फसल को लास्ट में काटा जाता है जब वो तैयार हो जाती है 4 महीने 5 महीने में, और उसका अनाज का भंडारण किया जाता है। इस तरह से ये सारी चीज़ें अपने को करनी होती है। तो आप लिख सकते हैं कि फसल का जो उत्पादन है उसमें जो कृषि पद्धति है उसमें क्या क्या स्टेप है, कौन कौन से मेथड है जो यूज किए जाते हैं, वहाँ पे ये काम आएगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा बताया गया है कि मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें आपको दिख रही होगी चित्र के माध्यम से। खेत हल चलाने के अलग अलग जो साधन बताए गए हैं। अब खेत में आप कौन कौन से हल चलाते हैं, एक तो देखिए पशु, पारंपरिक तरीका। पारंपरिक का मतलब क्या होता है, जो पहले समय से चलता आ रहा है और आज भी चल रहा है, इसको बोलते हैं अपन ये वाला। मान लीजिए बैलों से करते हैं, कोई ऊँट से करता है, ऐसे करते हैं ना। ट्रैक्टर, अब ये देखिए आधुनिक हो गया। आधुनिक मतलब वर्तमान में मशीन आ गई और मशीन के माध्यम से जो आप बुआई करते हैं, ठीक है, खेत में जो कार्य करते हैं उसको अपन बोलते हैं मशीनरी युग, आधुनिक समय में, ठीक है। इसके बाद देखिए खेत में फसल की बुआई से पहले हल क्यों चलाते हैं। फसल उगाने से पहले किसान सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है। खेत में हल चलाकर मिट्टी को उलट उलट कर पोली करता है। देखिए अगर मिट्टी को पोली नहीं करेंगे तो बीज अंकुरित होकर बाहर नहीं आएगा। अगर बीज बाहर नहीं आएगा तो फिर फसल कहाँ से होगी। इसलिए मिट्टी को पोली बनाया जाता है ताकि बीज को बाहर आने में दिक्कत ना हो, इसलिए, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और आपका समय पे पूरा कोर्स करवाऊँगा। आपको पूरे पेपर जो भी होंगे सब करवाऊँगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीज ऊपरी परत से थोड़ा नीचे चला जाए, इससे अंकुरन संकुरण कहला जाएगा। नए पौधे की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती है। जो बातें अभी मैंने बताई वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। क्योंकि अपन क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये देखिए ये वाली, एक मिनट। मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, या फिर किसान के मित्र कौन से जीव है। इस लाइन को आपने इंडिकेट कर लिया होगा। केंचुआ की वृद्धि में पोली मिट्टी सहायक होती है। तो केंचुआ किसान का अच्छा मित्र होता है। इस चीज़ को आपको अच्छे से लाइन कर लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की ऊपरी परत पर कुछ गहराई तक पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। पलटने से यह समान रूप से ऊपर नीचे हो जाती है। क्लियर हो गया ना आपके ये। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए चलिए मैं बता देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये अंडरलाइन किया गया है ये वाला पॉइंट, ठीक है। मिट्टी में हल चलाकर उलट पुलट पोला बनाने को ही हम जुताई कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन होगी साथियों कि मिट्टी का जो जुताई करते हैं अपन, खेत का जुताई करते हैं, वो क्या कहलाता है। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई, छोटे पर्सन में ये लाइन आ सकती है, ठीक है। आगे चलिए कृषि के औजार क्या क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कृषि के औजार देखिए, हल, कुदाली और कल्टीवेटर आदि। ये कृषि के उत्पादन करने के लिए औजार जो काम में आते हैं वो होते हैं। अब ये चीज़ें तो आपने देखी होंगी। देखिए बुआई करना, अब बुआई करने के लिए देखिए क्या बोला गया है कि जुताई करने के बाद खेत में बोई जाने वाली फसल के बीजों की बुआई का कार्य।
अब यहाँ पे देखिए ये हल दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। इसको अपन कुदाली बोलते हैं और इसको कल्टीवेटर बोलते हैं। ट्रैक्टर से जो करते हैं ना, वो पीछे लगा हुआ रहता है, ऐसे खिंचता रहता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? कल्टीवेटर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, गतिविधियाँ। अब ये गतिविधियाँ लिखी गई है कि किस तरह से अपन क्या क्या चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट तो ऐसे नहीं है, बस आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होती है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टेंशन है बच्चों को यही होती है कि एग्ज़ाम में किस तरह से आता है। अगर मान लीजिए आपको ये पता चल जाए कि हमें खाना किस तरह से बनाना है टेस्टी, ताकि लोग सब खुश हो जाए, एग्ज़ाम में भी वही रूल काम करता है कि आपको किस तरह से लिखना है, कौन सी लैंग्वेज आपको लिखनी है, जिससे कि एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी देखते ही खुश हो जाए और आपको बहुत अच्छे नंबर दे। बस ये मेथड अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और मैं कोशिश करूँगा आपको इसी तरह से पढ़ाने की। यहाँ पे देखिए कृषि प्रबंधन के अंतर्गत जो आपके औजार है, बीज बोने की परंपरागत औजार। ये देखिए अभी अभी हमने बात की थी कि यहाँ बेल लगे हुए हैं और ये से कीप से लगा हुआ है, इसमें अपन जो बीज है वो डालते हैं और चलते रहते हैं। यहाँ पे देखिए कल्टीवेटर आपको दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे खाद एवं उर्वरक देना। खेत के अंतर्गत हम जो खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं, वो क्या होता है? अपने खेत में किसान को खाद डालते हुए देखा होगा। बताइए खेत में खाद क्यों डाला जाता है? तो यही अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि खेत में खाद क्यों डालते हैं। अब ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए, उनकी जो उर्वरक क्षमता है उनको बनाए रखने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? खाद मिलाते हैं। समझ में आ गई? अब मान लीजिए आपको कोई भी पौधा उगाना है, तो आपने देखा होगा छोटा मोटा पौधा आपने लगाया होगा घर में, तो पौधा लगाने के लिए उसको उर्वरक जो मिट्टी की क्षमता है वो बढ़ाने के लिए, ताकि पौधा है जो अष्टपुष्ट हो, जल्दी विकास करे, इसके लिए उसमें क्या डाला जाता है? पोषक तत्वों के लिए खाद उर्वरक डाले जाते हैं। एकदम क्लियर हो गया होगा? ये पूरी जो लाइन है वो मैंने बोल दी एक तरीके से, बस आपको यहाँ पे पढ़ना है इसको। हमने यहाँ मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के 2 प्रकार के पदार्थों के नाम बताए हैं, खाद और उर्वरक। इन्हें आसानी से अपने खेतों में डालते हैं अपन। ठीक है, दोनों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको लिखा गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन करके मैं बता दूँ, ये देखिए ये वाली लाइन, एक मिनट सॉरी, ये वाली लाइन। ठीक है, उर्वरक से बेहतर है प्राकृतिक खाद, आप उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती। तो दोस्तों ऑर्गेनिक खेती की ओर बहुत ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आप उर्वरक जो मिलाते हैं, जैसे बोलते हैं ना अपन कि यार आजकल तो किसान भाई क्या करते हैं, मतलब दवाइयाँ देते हैं, तो दवाइयाँ ना दे के, ये दवाइयाँ ही एक तरह की, तो उसमें क्या करते हैं अपन? प्राकृतिक खाद जो जानवरों जैसे गाय भैंस, इनका जो गोबर वगैरह होता है ना, वो चीज़ें अपन ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, तो ये क्या कर देगी? भूमि की जो उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाती है, और उससे जबकि उर्वरक में हार्मोन्स का अभाव होता है और खाद का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। जैविक खाद के लाभ। अब देखिए जैविक खाद जो अपन मिलाते हैं उसके लाभ क्या क्या है वो आपको यहाँ पे मिल गया है। ये खाद मिट्टी का पुनर्गठन करने में सक्षम होते हैं। इसमें खाद में लाभदायक जीवाणुओं में वृद्धि तेजी से होती है। इसमें मिट्टी पोली बनी रहती है, जिसमें जड़ों में श्वसन क्रिया सरलता से होती है। जैविक खाद से मिट्टी के जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ती है। ये हो गया ना। इसके बाद देखिए सिंचाई करना। अब सिंचाई करने की विधियाँ आपको यहाँ पे दिख रही होगी। सिंचाई करने का देखिए क्या क्या मेथड है। ये तो हो गया बोरिंग का हो गया, ये आपका देखिए क्या दिया गया है, ये नहरें दी गई है, कुआं दिया गया है। तो सिंचाई के जल के जो स्रोत है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। बस आपको ये 3-4 चीज़ें याद है ना, तो बस आप खुद से लिख सकते हैं कि हाँ हैंडपम्प के माध्यम से हम करते हैं, तालाब के माध्यम से करते हैं, बांध डैम जिसको अपन बोलते हैं, है ना, नहरों के माध्यम से करते हैं, नहर आ रही है, ये कुओं के माध्यम से करते हैं। बस ख़त्म बात। बस आपने चित्र देख के अच्छे से समझ लिया इन चीज़ों के, तो बस वही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे, है ना। सिंचाई से फसल को लाभ क्या क्या होता है। देखिए सिंचाई हेतु जल के स्रोत जो अभी अपन ने बात की। देखिए किसान नदी, तालाब, कुआं, हैंडपम्प, नहरें, बांध आदि द्वारा सिंचाई करता है। बस ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई कि सिंचाई करने के लिए क्या क्या साधन प्रयोग किए जाते हैं। बस हो गया ख़त्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। यहाँ पे देखिए चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है सिंचाई के साधन। पहला आपको दिया गया है पारंपरिक साधन, यानी कि चड़स, जो कि बहुत पहले निकाला जाता था, आजकल नहीं निकाला जाता। आधुनिक साधन में देखिए यहाँ पे हैंडपम्प आ गया, नलकूप आ गया, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे डेखली सिस्टम, ये भी अभी नहीं चलता। विद्युत पंप तो आप जानते हैं, मोटर से पानी खींचते हैं और खेतों में पानी देते हैं। ये सारी चीज़ें आ गई। इसके अलावा देखिए यहाँ पे रहट, मोट, डीजल पंप, ये सारी चीज़ें आ गई, है ना। बस ये चीज़ें आपको पता है।
आप गांव से जुड़े हुए हैं तो आपको इतनी बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे एक ही बार में, क्योंकि आप देखते हैं रेगुलर, है ना। बस ये चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए सिंचाई की आधुनिक विधियाँ आपको दी गई है। ये देखिए आधुनिक विधि में देखिए छिड़काव जो करते हैं ना, ऐसा असमतल भूमि के लिए ये चीज़ें की जाती है, समतल भूमि के लिए ये देखिए ड्रिप सिस्टम जो डाली जाती है, बूंद बूंद सिंचाई आजकल आपने देखा होगा। फसल की सुरक्षा करना, आप फसल की सुरक्षा कैसे करते हैं? ऐसा मानते हैं कि किसान फसल पकने पर उसे काट कर खेत से सुरक्षित ले जाए और उसकी देखभाल करे, वो चीज़ें यहाँ पे देखिए। और ये देखिए खरपतवार क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है और इस बार शायद एग्ज़ाम में भी आया होगा, है ना। पेपर तो दिया नहीं इस बार शायद आपको, बाकी बस लिखने को दिया गया था। यहाँ पे देखिए अपन पूरी चीज़ें देख लेते हैं एक बार। हाँ, कृषि की प्रमुख समस्याएं, कुप्रभाव और बचाव के तरीके, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, है ना। बस इनको तो आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब समस्या की पहचान कैसे करें कि हाँ खेत में टिड्डे लग गए या कुछ ऐसी एक्टिविटी हो गई जो कि आपको गलत लग रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खेत में जो आपकी फसल है उस पर आपको दवाएं छिड़कना पड़ेगा। बस वो चीज़ें हैं। समस्या से फसल पर होने वाले कुप्रभाव वही हो गए। बचाव के तरीके, बचाव के लिए वही आपको खरपतवार करना पड़ेगा, अनावश्यक पौधे आ गए उनको हटाना पड़ेगा ताकि वो आपने जो पौधे बोए हैं, फसल बोई है, उसको नुकसान ना करे। फसल काटना, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, आपको फसल काटना है। फसल के पक जाने पर किसान फसल को काटता है, जिसे फसल की कटाई कहते हैं। बस कितना सा है, यही देखिए यहाँ पे फसल की कटाई की जा रही है। अब फसल की कटाई के लिए देखिए यहाँ पे दांती से कटाई की जा रही है और एक हार्वेस्टर मशीन से कटाई की जा रही है। ये मशीन के माध्यम हो गया और ये हाथ से करते हैं अपन, ठीक है। बस ये चीज़ें हैं। थ्रेसिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अर्धवार्षिक परीक्षा में 2022 में ये आ चुका है और इस बार भी आ सकता है। फसल की कटाई के बाद उसकी नमी दूर रखने के लिए कुछ दिन उसे सुखाते हैं, उसके बाद बीज के दानों को भूसे से अलग करते हैं, उसे थ्रेसिंग कहते हैं। ऐसे कैसे आया था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में कि थ्रेसिंग किसे कहते हैं, तो दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। बस ये चीज़ें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाती है। आप पूरा पार्ट पढ़ोगे लेकिन आपको पता नहीं रहेगा कि यार क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको कैसे पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो चुकी यहाँ पे। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को हवा में पलटकर अलग करते हैं। अनाज के दाने भारी होने से नीचे गिर जाते हैं और भूसा उड़कर दूर चला जाता है। ऐसे भी आपने देखा होगा जिसको अपन फटकन करते हैं। ये यहाँ पे देखिए चित्र में 2 चीज़ें आपको दिखाई गई है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ना है। फिलहाल अभी मैं इस चैप्टर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थोड़ा सा रह गया, 1 2 4 स्लाइड रह गई, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो जैसा भी लगा आपको, अच्छा लगा बुरा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। रेगुलर आपकी क्लासें ऐसी ही रहेगी, आप जुड़े रहिए एजुकेशन लाइन से, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ठीक है। बाकी आपका कोई भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।